तारीख 17 सितंबर, वक्त सुबह के 5 बजे। बेंगलुरु का येलहंका रेलवे फैक्ट्री का एक वीरान कोना, जहां इंसान की परछाई और अंधेरे में कोई फर्क नहीं होता। सूरज की पहली किरण फूटने वाली थी और अंधेरा धीरे धीरे दम तोड़ रहा था। पुष्पा 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 पुष्पा। लगभग 50 साल का एक आदमी, जो कि रेलवे में एक मैकेनिक था, अपने कुछ औजारों के साथ उस यार्ड में आया। उसे एक पुरानी और जंग खाई हुई बोगी की मरम्मत करनी थी। वो बोगी के पिछले हिस्से पर टॉर्च की रोशनी मारता है। हाँ, बस ये आखिरी बोगी बची है। इसे ठीक करके सीधा 2 दिन की छुट्टी लूंगा। इस बार बीवी बच्चों के साथ कोयम्बटूर में खूब मजे करूंगा। अरे कितने दिनों से उनको घुमाया नहीं है। चलो देखें क्या है अपने पास। वो आदमी झोले से औजार निकाल बोगी की मरम्मत करने में जुट गया। हथौड़े की एक एक चोट उस वीराने में देर तक गूंजती रही, जैसे रात चीख चीख कर किसी का पता पूछ रही हो। ये सब कुछ देर तक चलता रहा कि तभी अचानक से उसके ठीक पीछे वाली बोगी अचानक से अपने आप हिल उठी। वो आदमी एकदम से चौंक उठा। हाँ, किसी ने इंजन तो स्टार्ट नहीं कर दिया। अरे पर इस वक्त यहां तो किसी की ड्यूटी भी नहीं थी। वो देखता हूं। उस शख्स ने झांक कर इधर उधर देखा। दूर दूर तक किसी का कोई नामो निशान नहीं था। एक पल के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार ये अभी अभी हुआ क्या था। कुछ सेकंड्स आसपास देखकर वो वापस से अपने काम में जुट गया। लेकिन तभी अचानक से उस आदमी के ठीक पीछे वाली बोगी में एक बार फिर से हरकत हुई और उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार ये सब हुआ क्या अचानक से। कौन है? कौन है? कौन उधर? कौन है? ये क्या चक्कर है? इंजन के अंदर तो कोई है भी नहीं। अरे तूफान भी आ जाए तो भी ट्रेन इतनी आसानी से हिल नहीं सकती। फिर आखिरकार ये इतनी ताकत है किसमें जो पूरी की पूरी बोगी को हिला दे? उस आदमी को वाकई में कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। अचानक से ट्रेन के इंजन की हॉर्न की आवाज चीख। वो शख्स एक बार फिर से चौंक गया। ट्रेन के पहिए अचानक से आगे बढ़ने लगे और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसके ठीक पीछे वाली बोगी उसकी ओर तेजी से बढ़ती गई और उस आदमी के संभलने से पहले जैसे एक जोर से टक्कर मारी। ट्रेन की उन 2 बोगीज के बीच वो आदमी दब गया। खून के फव्वारों से जमीन सुर्ख लाल हो गई। उसे एक ऐसी दर्दनाक मौत मिली कि वो बेचारा ठीक से चीख भी ना सका। सूरज की रोशनी में खून से सनी बोगी चमचमा रही थी। 17 अक्टूबर रात के 3 बज रहे थे। बेंगलुरु के आसपास कहीं कर्नाटक एक्सप्रेस पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़े जा रही थी। कर्नाटक एक्सप्रेस के 3rd AC कोच में बेहद हल्की रोशनी फैली हुई थी। ज्यादातर पैसेंजर सफेद चादर ओढ़कर वैसे तो सो रहे थे। बोगी के अंदर फैली हल्की हल्की रोशनी में रात थोड़ी सहमी हुई सी लग रही थी, जैसे उसे मालूम हो कि आज रात कुछ होने वाला है। उस कोच के बर्थ नंबर 44 पर रंगीन और चमचमाती साड़ी में एक औरत बैठी थी। उसने साड़ी के पल्लू से अपना मुंह ढक रखा था। उस औरत के हाथों में सोने के कंगन चमक रहे थे। उसके गले में चांदी की एक मोटी चेन लटक रही थी और देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई नई नवेली दुल्हन हो। अचानक से एक जोर के झटके के साथ कर्नाटक एक्सप्रेस रुक जाती। ट्रेन किसी छोटे से स्टेशन पर रुकी जहां सिवाय एक नौजवान के और कोई भी नहीं था। उस नौजवान का नाम सनी है, जिसकी उम्र कुछ 28 बरस की होगी। उसने झट से एसी कोच के बाहर दरवाजे पर चिपके रिजर्वेशन चार्ट पर नजर फेरी। 41, 42 तुलसीराम से, 44 आराध्या चौधरी एंड यस बर्थ नंबर 45 सनी श्रीवास्तव एंड दैट्स मी। अपना नाम पढ़ते ही सनी फुर्ती के साथ अपना सामान लिए उसी एसी कोच में घुस गया जिस कोच में वो लड़की बैठी थी। ट्रेन वापस से चल देती है। अंदर कोच में घुसते ही सनी के पसीने से लथपथ माथे पर
एसी की ठंडी हवा टकराते ही उसके चेहरे पर सुकून छा जाता है। ओह चलो, इस गर्मी से कुछ तो राहत मिली। कमबख्त आज रात एक पत्ता तक नहीं हिला बाहर। उफ। सनी की नजरें अपने बर्थ को ढूंढने लगती हैं। बर्थ नंबर 45, बर्थ नंबर 45। ये रहा। सनी को अपना बर्थ मिल गया, जो कि साइड अपर बर्थ थी। नीचे की बर्थ नंबर 44 पर वो औरत बैठी थी। सनी को अपना सामान बर्थ के नीचे रखना था। वो उस औरत से बेहद शालीनता के साथ कहता है, एक्सक्यूज मी मैडम, वो ऊपर वाली बर्थ मेरी है। आप जरा 1 मिनट के लिए पैर हटा लेती तो मैं अपना लगेज नीचे डाल देता। वो औरत खामोश रहती है। क्या नाम था? हाँ, आराध्या। एक्सक्यूज मी आराध्या जी, आप जरा अपना पैर हटा लेंगी प्लीज। उस औरत के शरीर में थोड़ी हरकत होती है। उसके हिलने से उसके चेहरे से साड़ी का पल्लू सरक कर उसकी गोद में गिर पड़ता है। सनी एक पल के लिए उसे देखकर चौंक जाता है। उसने इतनी सुंदर और मासूम औरत अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी थी। आराध्या नाम की उस औरत की उम्र मुश्किल से 25 से 26 साल की थी। आराध्या की बड़ी बड़ी आंखें उसकी मासूमियत के साथ सनी को कुछ देर देखती रही। सनी थोड़ी देर के लिए ये भूल गया था कि वो इस वक्त एक ट्रेन में है और अभी अभी वो उस औरत से कुछ कह रहा था। कुछ सेकंड्स के बाद सनी अपने आप को संभालते हुए अपनी बात वापस से दोहराने की कोशिश करता है। जी सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। वो क्या है कि ऊपर वाली बर्थ मेरी है तो मुझे अपना सामान। सनी के कुछ कहने से पहले ही आराध्या ने अपने पैर बर्थ पर रख लिए। उसने अपना सामान बर्थ के नीचे रख दिया। वैसे तो काफी रात हो चुकी थी और बाकी के लोग सो रहे थे, पर सनी को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर नीचे ही बैठा जाए। उसने आराध्या की ओर देखा, जो कि खिड़की के बाहर टकटकी लगाए न जाने क्या देख रही थी। सनी ने उससे झिझकते हुए कहा, माफ कीजिएगा आराध्या जी, दरअसल मुझे नींद नहीं आ रही है। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो थोड़ी देर यहां नीचे बैठ जाऊं। आराध्या चुपचाप बाहर देखती रही। सनी को समझ नहीं आया कि वो उससे और क्या कहे। आराध्या की खामोशी को इजाजत मानते हुए वो उस बर्थ पर आराम से बैठ गया। बीच बीच में खिड़की से अंदर आती रोशनी में आराध्या का सफेद चेहरा चमक उठता। कुछ देर के बाद उस कोच में टीसी आया। वो सबसे एक एक करके टिकट मांग रहा था। वो सनी के पास भी पहुंचा। हाँ जी भाई साहब, टिकट और अपना आईडी कार्ड दिखाइए प्लीज। सनी ने टिकट और अपना आधार कार्ड टीसी को थमा दिया। टीसी ने जल्दी से एक नजर डाली और आगे बढ़ गया। सनी ने नोटिस किया कि टीसी ने एक बार आराध्या की बर्थ की ओर भी देखा, मगर कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप आगे चला गया। वाह अंकल, वाह 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 वाह, लड़की से कोई पूछताछ नहीं, मतलब सारे कायदे कानून सिर्फ हम लड़कों के लिए हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, अपने को क्या है। ठीक है। सनी ने अपना मोबाइल बाहर निकाला। उसे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी मंगेतर शालू का मिस्ड कॉल दिखता है। अरे शालू का मिस्ड कॉल कब आया, पता ही नहीं चला। बेचारी अब तक जगी है, चलो उससे बात ही कर लेता हूं। सनी ने अपनी मंगेतर शालू को कॉल बैक किया। हेलो शालू, तुम अब तक सोई क्यों नहीं? ओप्पो, कैसे सो जाती? तुमने बताया ही नहीं कि तुम ठीक से पहुंचे हो कि नहीं। अरे बाबा, फोन नहीं किया तो क्या हो गया, कोई बच्चा थोड़ी हूं मैं। और क्या, बच्ची ही तो हो तुम। अच्छा सुनो, मम्मी पापा से ना अच्छे से मिलना। पापा थोड़े गुस्से वाले हैं तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है? रिलैक्स यार, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं भी माने तो भाग के शादी कर लेंगे, सिंपल ना, भाग के शादी कर लेंगे। सनी के मुंह से ये बात सुनते ही आराध्या की बड़ी बड़ी आंखें मानो और बड़ी हो गई हों। वो सनी की ओर मुंह करके उसकी बातें ध्यान से सुनने लगी। पता नहीं शालू, आज ना मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रहा था
कि शादी के जोड़े में तुम कैसी लगोगी। शादी का जोड़ा। जाने क्या बात थी कि सनी की ये बातें सुनकर आराध्या की आंखें भर आई। उसे ये सब सुना सुना सा पता नहीं क्यों लग रहा था। काजल से भीगी आंखों से आंसू की लंबी बूंद आराध्या के गले पर ढुलक गई। हालांकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थीं और सनी इन सबसे बेखबर शालू से बातें किए जा रहा था। हाँ सही है। खैर अच्छा सुनो, मैं बेंगलुरु पहुंच के फोन करूंगा, ठीक है ना। चलो चलो बस अब सो जाओ, वरना सुबह तुम्हें फिर से माइग्रेन हो जाएगा। चलो ओके, सो जाओ। ठीक है, तुम भी सो जाओ अब। रखती हूँ। लव यू टू, बाय बाय। सनी ने फोन रख दिया और उसकी नजर आराध्या पर पड़ी, जो कि उसे लगातार घूर रही थी। काजल से घुलकर आंसू की एक लंबी बूंद उसके गले पर अभी भी चिपकी हुई थी। सनी ने मुस्कुराते हुए आराध्या से कहा, ओह माफ कीजिएगा अगर मेरी वजह से आपको परेशानी हुई हो। एक्चुअली क्या है ना कि असल में मेरी मंगेतर का फोन था। थोड़े टाइम के लिए भी कहीं चला जाता हूं ना तो बेचारी अपसेट हो जाती है। बाय द वे हम दोनों अगले ही महीने शादी करना चाहते हैं और मैं बेंगलुरु उसके पेरेंट्स के पास जा रहा हूं उसका हाथ मांगने। आई होप कि सब कुछ ठीक रहेगा। आराध्या चुपचाप टकटकी लगाकर बिना पलक झपकाए उसे देखती रही। एक पल के लिए सनी को लगा कि कहीं वो गूंगी तो नहीं, पर फिर सनी ने उससे बात करने की आखिरी कोशिश की। जस्ट विश मी लक। वैसे आप भी बेंगलुरु जा रही हैं? इससे पहले कि सनी कुछ और पूछ पाता, अचानक से ट्रेन एक सुरंग में घुस गई और ठीक उसी वक्त पूरी बोगी में फैली धीमी रोशनी फड़फड़ाकर बुझ गई। अंदर घुप अंधेरा छा गया। सुरंग छोटी थी, इसीलिए कुछ ही सेकंड्स के बाद में सुरंग के पार होते ही बोगी में फिर से नीली रोशनी अपने आप फैल गई। सनी को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से ये रोशनी कहां चली गई थी। पर ये क्या, उन कुछ सेकंड्स के भीतर ही आराध्या अपने बर्थ से गायब थी। सनी ने अपने बर्थ से बैठे बैठे ही बोगी के दोनों ओर झांक कर देखा, आराध्या कहीं नहीं थी। रोशनी मुश्किल से 5 से 10 सेकंड्स के लिए ही गायब थी, पर सनी को उसका यूं अचानक से गायब होना थोड़ा अजीब लगा। कमाल है, अभी अभी तो यहीं मेरे पास ही बैठी थी, इतनी जल्दी कहां चली गई? उस तरफ तो नहीं गई, पर अगर इस तरफ भी गई होती तो बाथरूम तक जाने में थोड़ा वक्त तो लगता, और वो भी इतने गुप्त अंधेरे में। कुछ तो गड़बड़ है, मैं दरवाजे की तरफ जाकर देखता हूं। सनी उठा और दरवाजे की ओर जाने लगा। बाथरूम के पास पहुंचकर सनी एक बार फिर से हैरान हो गया। हद है, ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों बाथरूम का दरवाजा भी बाहर से बंद है, फिर वो अचानक से कहां गायब हो गई? ट्रेन ने अचानक से ब्रेक लगाई। सनी थोड़ा सा लड़खड़ाया। ट्रेन धीरे धीरे एक छोटे से स्टेशन पर रुक गई। सनी ने ट्रेन का दरवाजा खोला और बाहर की ओर झांका। बाहर बोर्ड पर स्टेशन का नाम लिखा था, येलहंका स्टेशन। है, इतनी बार सफर किया इस ट्रेन से, पर इस स्टेशन पर तो यह ट्रेन कभी नहीं रुकती थी। शायद किसी ने चैन खींची हो, वो औरत भी न जाने कहां गायब हो गई। खैर छोड़ो, मुझे क्या, चेहरा धोकर सीधे सो जाता हूं यार। चलो सोया जाए अब। सनी ने बेसिन के ऊपर लगे आईने में अपना चेहरा देखा। उसने नल खोला और झुककर पानी के छींटे अपने चेहरे पर डालने लगा। जैसे ही सनी ने अपना चेहरा उठाया, उसे आईने में आराध्या का चेहरा नजर आया। सनी एकदम से घबरा गया क्योंकि उसके पीछे कोई भी नहीं था। फिर आईने में आराध्या का अक्स कैसे नजर आ सकता था? मगर फिर भी हिम्मत करके उसने पीछे मुड़कर देखा, जहां सिवाय लोहे की दीवार के कुछ भी नहीं था। डर के मारे सनी के हलक से एक भी शब्द बाहर नहीं निकल रहा था। आईने की तरफ उसने धीरे से पलटकर फिर से देखा और आईने में उसके चेहरे की बजाय आराध्या का चेहरा नजर आ रहा था। अचानक से आईना खुद ब खुद टूटकर चकनाचूर हो गया। टूटे आईने के हर एक टुकड़े में आराध्या का चेहरा नजर आ रहा था। सनी की आंखें जम गईं। उसकी नजर दरवाजे की ओर अपने आप मुड़ गई। सनी की आंखों से काले रंग की एक बूंद उसके गालों पर ढुलक गई, ठीक वैसे ही जैसे आराध्या की आंखों से काले रंग का आंसू निकला था।
धीरे धीरे उसके कदम दरवाजे की ओर बढ़ने लगे बाहर की ओर। स्टेशन पर बाहर आराध्या खड़ी थी। आराध्या उसे लगातार घूर रही थी। सनी सम्मोहित होकर पूरी तरह से उसके वश में हो चुका था। आराध्या धीरे धीरे स्टेशन के बाहर जाने लगी। सनी भी उसके पीछे पीछे चुपचाप बिना कुछ कहे चलने लगा। ट्रेन ने जोर से हॉर्न बजाई और स्टेशन से धीरे धीरे विदा होने लगी। स्टेशन से सनी और आराध्या रात के अंधेरे में ओझल हो गए और प्लेटफॉर्म से कर्नाटका एक्सप्रेस। आराध्या किसी शिकारी शेरनी की तरह आगे आगे चली जा रही थी और सनी किसी पालतू हिरण के बच्चे की तरह बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। चारों ओर सिर्फ झींगुरों और सूखे पत्तों की आवाज हो रही थी। वो दोनों एक पुराने गेट से होते हुए एक बड़े यार्ड के अंदर पहुंचे, जहां पटरियों पर जंग लगे पुराने ट्रेनों की बोगियां खड़ी हुई थीं। उनमें से एक बोगी के सामने आराध्या अचानक से रुक गई और उसके पीछे सनी। एक जोर के झटके के साथ बोगी के दरवाजे का लॉक टूट गया और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। आराध्या बोगी के अंदर चली गई और उसके पीछे पीछे सनी। बोगी का दरवाजा वापस से एक जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। सनी के अंदर जाने के अगले ही पल बोगी की लाइट जल उठी। कुछ देर तक खामोशी छाई रही और अचानक एक जोर की चीख के साथ सनी का कटा हुआ सर खिड़की पर जोर से टकराता है। खिड़की खून से सनकर लाल हो जाती है। उस यार्ड के मनहूस वीराने में रात एक और खौफनाक मौत की गवाह बन गई। ब्रेकिंग न्यूज, एक और बड़ी खबर आ रही है बेंगलुरु से, जहां येलहंका रेलवे फैक्ट्री में आज सुबह एक और खौफनाक कत्ल को अंजाम दिया गया। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज, लगातार चौथी दर्दनाक मौत। हाँ बोल दीप्ति। जल्दी से ऑफिस आ जा, बॉस ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। अमेरिकन क्लाइंट है, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है एंड दे नीड द बेस्ट कोडर, जो कि तू है। तो बस जल्दी से आ जा यहाँ। दीप्ति, बॉस को बोल दे मैं नहीं आ सकती। अमेरिका से बड़ी इमरजेंसी यहाँ लगी है। कल मिलती हूँ। अरे लेकिन देविका। देविका हेगड़े, उम्र 26 साल, बेंगलुरु की एक बड़ी आईटी कंपनी की एक सुपर ब्रिलियंट कोडर, स्वभाव से झक्की और तेवर की गरम। ये देविका के व्यक्तित्व का वो सच है जिसे दुनिया जानती है, लेकिन देविका का एक दूसरा सच भी है जिसे सिर्फ वही जानती है, और वो है कि देविका को स्कूल में ही सुपर नेचुरल सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आने लगे थे। कॉलेज आते आते वो इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रीक हो गई थी और साथ में एक कंप्यूटर कोडर भी, लेकिन समय के साथ सुपर नेचुरल सब्जेक्ट्स में उसकी दिलचस्पी धीरे धीरे करके और भी बढ़ती गई। उसने इंटरनेट पर भी दुनिया के तमाम घोस्ट हंटर्स यानी कि आत्माओं को खोजने वाले लोगों पर कई साल रिसर्च किया और खुद से कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड मशीन्स बनाए। इन गैजेट्स एंड मशीन्स की मदद से वो आत्माओं का पता भी लगा सकती है और उन्हें कैद भी कर सकती है। देविका को पूरा यकीन था कि उस रेलवे यार्ड में किसी न किसी की आत्मा तो मौजूद है और उसी ने ये सारे के सारे खून किए हैं। देविका बाइक पर लगे मोबाइल को ट्रैक कर लोकेशन के पास पहुंची। लोकेशन एक गेट के अंदर था, पर गेट पर एक बड़ा सा ताला लटका था, यानी कि सील्ड था। लोकेशन तो यही है, मुझे अंदर चुपके से जाना होगा, लेकिन गेट तो लॉक है। ताला तोड़ा तो किसी को शक हो जाएगा। अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। देविका ने अपने बुलेट को थोड़ी दूरी पे पार्क किया और एक दीवार के करीब पहुंची। उसने देखा कि थोड़ी दूरी पे दीवार का एक हिस्सा टूटा हुआ है। देविका उस टूटे हिस्से से गुजरकर बड़े आराम से कैंपस के अंदर आ गई। देविका ने चारों ओर नजर घुमाई। सूरज ढल चुका था और अंधेरा धीरे धीरे दबे पांव फैल रहा था। देविका ने अपने बैग से कुछ गैजेट्स निकाले। उसने एक ईएमएफ मीटर को घड़ी की तरह अपने कलाई पर बांध दिया। जब क्या होता था कि कोई आत्मा आसपास मौजूद हो तो ईएमएफ मीटर की लाइट जल उठती थी। देविका ने ईएमएफ मीटर ऑन किया और आसपास इधर उधर चलने लगी। अगर उस आत्मा ने वाकई में 4 खून किए हैं तो पीली की जगह लाल बत्ती जलनी चाहिए, और अगर लाल बत्ती जली तो इसका मतलब होगा कि मेरा सामना एक बहुत जिद्दी
और गुस्सैल आत्मा से होने वाला है। देविका कुछ देर इधर उधर घूमती रही, पर किसी भी मशीन में कोई भी हरकत नहीं हुई। लेकिन उसी वक्त देविका की नजर उस बोगी पर पड़ी जहां आज सुबह सनी की मौत हुई थी। उस जगह को पीली पट्टियों से घेर दिया गया था। देविका ने देखा कि इस वीराने में आसपास कोई नहीं है। देविका क्राइम सीन पर पहुंचती है। उसने अपने 2-3 मशीन्स और भी ऑन किए। 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, किसी का कुछ पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे खून किसी आत्मा ने नहीं बल्कि किसी इंसान ने किए हो। पर मेरा दिल कह रहा है यहाँ कुछ तो है, थोड़ी देर और देखती हूँ। देविका ये सब कुछ सोच ही रही थी कि अचानक से ईएमएफ मीटर से बीप बीप की आवाज आने लगी। देविका ने तुरंत ईएमएफ मशीन पर लगे स्पेशल थर्मोमीटर को देखा। उस पर टेम्परेचर की डिग्री अपने आप ऊपर होने लगी, जिसका मतलब ये साफ था कि कोई ना कोई अदृश्य शक्ति आसपास ही है। देविका का अंदेशा बिल्कुल सही था। उसी वक्त ईएमएफ मीटर की सुई भी हिलने लगी और एकदम से लाल बत्ती जल उठी। देविका ने जैसे ही आत्मा को कैद करने की बात कही, उसकी मशीन अचानक से बंद हो गई। ये क्या, इसे क्या हो गया? इससे पहले कि देविका कुछ समझ पाती, अचानक से थर्मोमीटर का टेम्परेचर बेहिसाब बढ़ने लगा और उसमें आग लग गई और मशीन देविका के हाथ से नीचे गिर गई। देविका समझ चुकी थी कि आत्मा बेहद गुस्से में है और इसे काबू कर पाना आसान तो नहीं होगा। ये आत्मा बहुत गुस्से में लग रही है, मुझे इससे बात करनी पड़ेगी। देविका झट से अपने साइड बैग से एक दूसरी मशीन निकालती है। एक छोटे से रेडियो से दिखने वाले उस मशीन में देविका अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर जाकर आत्मा से बात करने की कोशिश करती है। सुनो, अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो मुझसे बात करो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। मैं बस तुमसे बात करना चाहती हूँ। अचानक रेडियो से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। देविका उस सिग्नल की दिशा में आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, आवाज और धीरे धीरे करके साफ होती गई। तभी देविका के कानों में एक आवाज टकराई और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि आराध्या की थी। चली जा, चली जा। देविका ने गहरी सांस भरी। चली जाऊंगी, लेकिन उसके पहले तुम्हें मुझे ये बताना पड़ेगा कि तुम लोगों को मार क्यों रही हो और उन लोगों ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था। चली जाओ, वरना तुम्हें भी मार डालूंगी। आराध्या की रूह गुस्से में गुर्रा रही थी, पर देविका ने भी हिम्मत दिखाई। कहा ना चली जाऊंगी, लेकिन बस एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? देविका के ये पूछते ही आराध्या की आवाज अचानक से खामोश हो गई। कुछ सेकंड्स के बाद सामने पटरी पर खड़ी दूसरी बोगी का दरवाजा खुला और जोर की आवाज के साथ वो धीरे धीरे खुलता गया और बोगी के अंदर की सारी बत्तियां जल उठती हैं। ये आराध्या का देविका को इशारा था। वो उसे बोगी के अंदर बुला रही थी। देविका समझ गई। उसने अपना बैग उठाया और छोटे छोटे कदमों के साथ बोगी के अंदर आ गई। देविका के बोगी के अंदर आते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। देविका आराध्या का सामना करने को तैयार थी कि तभी अचानक से मशीन खुद से आवाज करने लगी। देविका समझ गई कि उसके पीछे कोई है। वो धीरे से पीछे की ओर मुड़ी। सामने आराध्या खड़ी थी। दोनों के बीच मुश्किल से 1 फीट का फासला था। देविका आराध्या को देख रही थी, जो कि बेहद मासूम और खूबसूरत थी। समझ नहीं आ रहा था देविका को कि आखिरकार वो लोगों को मार क्यों रही थी। देविका ने जैसे ही उससे बात करना चाहा, आराध्या जोर से चीखी और देविका को एकदम से धक्का दे दिया। देविका झटक कर दूर जा गिरी और उसके कंधे से उसका बैग भी जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि देविका अपने आप को संभाल पाती, आराध्या उस पर लगातार हमला करती रही। देविका ने चीख कर कहा, देखो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे मजबूर कर रही हो। मेरी बात मानो और शांत हो जाओ। मुझसे बात करो। आराध्या की रूह ने देविका की एक न सुनी और उसे इधर उधर पटकती रही। देविका के सर से खून बहने लगा। उसे बहुत जोरों का गुस्सा आया और गुस्से में वो तेजी से आराध्या की ओर बढ़ी, पर इससे पहले कि देविका कुछ कर पाती, आराध्या ने अपने हाथों से देविका की गर्दन को जोर से पकड़ लिया। देविका तड़प उठी। आराध्या की पकड़ धीरे धीरे और कसती जा रही। उसने देविका को एक हाथ से हवा में उठा लिया। देविका की सांसें जैसे टूटने से लगी। उसके माथे की नसें तन गई
देविका के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। उसने साइड बैग में लगे मशीन के बटन को दबा दिया और बटन के दबाते ही एक बहुत पतली सी और तीखी सी आवाज बोगी में फैल गई। आराध्या की आत्मा कांप उठी। बोगी के सारे शीशे एक एक करके टूटने लगे। आराध्या की आत्मा तड़पते हुए चिल्लाते हुए बोली, बंद करो इसे। मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसे बंद करो। मैं हाथ जोड़ती हूँ। तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। बंद करो इसे। ये सुनते ही देविका को आराध्या के ऊपर थोड़ा तरस आया और उसने वो मशीन बंद कर दिया। आराध्या की आत्मा ने समर्पण कर दिया और अगले ही पल देविका उसके चंगुल से आजाद हो गई। आराध्या की आंखों से काजल आंसू में घुलकर उसके गालों पर ढुलक गए। आराध्या अब बात करने को तैयार थी। मेरा नाम आराध्या चौधरी है। उस रात मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी उससे, जिससे मैं पागलों की तरह प्यार करती थी। लेकिन हमारे घर वाले राजी नहीं थे। मैं घर से भाग के कोर्ट में शादी करने वाली थी। 17 जून की रात मैं कर्नाटका एक्सप्रेस से बेंगलोर जा रही थी, जहाँ पे मैं और अनिल शादी करने वाले थे। मैं खुश जरूर थी कि अगले दिन से मेरी जिंदगी बदलने वाली थी, पर मैं थोड़ी घबराई भी हुई थी क्योंकि मेरा भाई पुलिस में है और बहुत गुस्से वाला भी। मैं बहुत हिम्मत करके घर से भागी थी, बल्कि सच कहूँ तो जिंदगी में पहली बार मैं ट्रेन से अकेले सफर कर रही थी। फिर किसी छोटे स्टेशन पर ट्रेन रुकी। 50 की उम्र का एक आदमी बैग लिए मेरी बोगी के अंदर आया। मेरे ठीक ऊपर की बर्थ उसकी थी। मैं मासूम थी। दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी मुझ में। मुझे वो आदमी बेहद शरीफ लगा। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। मैं भी उसे देखकर मुस्कुराई। उसकी उम्र मेरे पापा की जितनी होगी। थोड़ी देर में हम दोनों बात करने लगे। मैं उसे अंकल कह के बात करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे उस आदमी पर भरोसा हो चला था। मैंने उसे सारी बात बता दी कि मैं घर से भागकर बेंगलोर जा रही हूँ और कोर्ट में शादी करने वाली हूँ। उस आदमी ने कहा कि वो वकील है और वो हम दोनों की मदद करेगा। उसने मुझे ये कहकर डरा दिया कि हो सकता है कि बेंगलोर में मेरा भाई मुझे और अनिल को पकड़ ले। अगर मेरे भाई ने हम दोनों को पकड़ लिया तब वो हमारी मदद नहीं कर पाएगा। उसने अपनी जिंदगी में ऐसे कई सारे केस देखे हैं। मैं बहुत डर गई थी। फिर उसने कहा कि आके येलहंका स्टेशन के पास उसकी बेटी का ससुराल है। आज रात मैं वहीं रुक जाऊं और अगले दिन वो आदमी किसी दूसरे कोर्ट में हमारी शादी करा देगा, क्योंकि येलहंका में वो बहुत लोगों को जानता है। मैं उसकी बातों में आ गई और हाँ कर दिया। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल थी। उस आदमी ने चुपके से ट्रेन का चेन खींचा और येलहंका स्टेशन के पास ही ट्रेन रुक गई। मैं अपना सारा सामान लेकर उस आदमी के साथ उतर गई। रात का वक्त था और चारों तरफ बड़ी हल्की रोशनी थी। थोड़ी देर साथ चलने के बाद पर उसने हंसकर मेरी बात टाल दी और बस चलते रहने को कहा। मैं बस 2 कदम बढ़ी ही थी कि अचानक उस आदमी ने
पीछे से मेरा मुंह अपने हाथ से दबा दिया। उसने एक झटके में मेरी सोने की चेन मेरी गर्दन से निकाल ली। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, पर वो काफी ताकतवर था। मैंने जोर से अपना दांत उसके हाथों में गाड़ दिया। वो दर्द से चीख उठा। मैंने भागने की कोशिश की, पर उससे तेज नहीं भाग पाई। उस आदमी ने मुझे फिर से पकड़ लिया। मैं डर के मारे जोर जोर से चीखने लगी। उस आदमी को गुस्सा आया और वो मेरा गला दबाने लगा। मेरा दम घुटने लगा। कुछ सेकंड के अंदर मेरी मौत हो गई। कहाँ अगले दिन मैं दुल्हन बनने वाली थी और कहाँ मेरे सामने मेरी ही लाश पड़ी हुई थी। मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने आंख मूंद कर उस आदमी पर भरोसा किया। मुझे लगा कि उसने मुझसे प्यार से बात की है, इसलिए वो अच्छा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो जितना प्यार से बात करता है वो उतना ही खतरनाक होता है। ये सीख इसी दुनिया ने मुझे दी और इस सीख के बदले मुझे मिली मौत। मैंने फैसला लिया कि हर वो इंसान जो प्यार से बात करने का नाटक करता है उसे मारना होगा। आराध्या, तुम्हारी उम्र इतनी भी नहीं हुई थी कि दुनिया का सच समझ पाती। मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है, लेकिन आराध, तुम्हारी ये सोच बिल्कुल गलत है। तुम तो लव मैरिज करने वाली थी ना। प्यार से तो सनी भी बात किया करता था ना। जब वो तुम्हारे सामने आएगा तो क्या उसे भी मार दोगी? वो बेचारा अनिल, मैं जानती हूँ कि अनिल आज भी मेरा इंतजार कर रहा होगा। महीने की हर 17 तारीख को मैं इसी कर्नाटका एक्सप्रेस पर चढ़ती हूँ कि बेंगलोर पहुंचकर अनिल से मिलूंगी, पर ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। काश मैं जानती हूँ कि अनिल आज भी मेरा इंतजार कर रहा होगा। महीने की हर 17 तारीख को मैं इसी कर्नाटका एक्सप्रेस पर चढ़ती हूँ कि बेंगलोर पहुंचकर अनिल से मिलूंगी, पर ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। काश मैं उसे बोल पाती कि मेरा इंतजार ना करे। क्या तब शांत हो जाओगी? लोगों को मारना बंद कर दोगी? मतलब मैं तुम्हारा मैसेज अनिल को पहुंचा दूंगी। मगर ऐसा कैसे होगा? इस मशीन में तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर तुम्हारा मैसेज अनिल को दे दूंगी। इट्स माई प्रॉमिस। लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अब किसी को नहीं मारोगी। वादा करती हूँ। अनिल, तुमसे जीते जी मोहब्बत की थी और मरने के बाद भी करती हूँ, लेकिन मैं हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी हूँ। मुझे मुक्ति चाहिए और तुम्हारा इंतजार मेरी भटकती आत्मा को ये दुनिया छोड़ने नहीं देगा। अनिल, प्लीज इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझना। मुझे भूल जाओ और नई जिंदगी शुरू करो। हमेशा खुश रहना। तुम्हारी आराध्या। आराध्या की आत्मा अब मुक्त हो गई। देविका खुश थी कि शहर में अब और कत्ल नहीं होंगे, मगर क्या देविका का ऐसा सोचना सही था? दोस्तों,
कैसी लगी आपको ये खौफनाक और रोमांचक कहानी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और भूतनाशक पार्टी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर शुक्रवार हम लाएंगे एक नई हॉरर स्टोरी, तो तुरंत बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी आपसे कभी छूट ना जाए, क्योंकि डरोगे तभी तो आगे बढ़ोगे।